हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें, जिससे कि आप इन वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें। चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र बना हुआ है। अब हम जानेंगे इसके नामांकन। इसके नामांकन के बारे में जानेंगे। पहला जानेंगे यूरेटर। यूरेटर यानी कि मूत्र नलिका। यूरेटर, ये जो नली दिख रही है मूत्राशय में खुली है यानी कि ब्लैडर। ब्लैडर को मूत्राशय बोलेंगे। यूरेटर मूत्राशय में खुल जाती है यानी कि यहाँ से यूरिन निकलकर मूत्राशय में इकट्ठी हो जाती है, मूत्राशय में जमा हो जाती है या एकत्र हो जाती है। अब आपको ये जो नलिका दिख रही है, ये जो नलिका दिख रही है पतली पतली, इसे कहते हैं बेज डिफरेंस। बेज डिफरेंसेस यानी कि शुक्र वाहिनियाँ, हिंदी में बोलेंगे शुक्र वाहिनियाँ, जिससे शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचता है, जिसके रास्ते शुक्राणु शुक्राशय में पहुंच जाता है। ये जो ग्रंथि टाइप में दिख रही है ये होती है सेमिनल बेसिल्स यानी कि शुक्राशय। सेमिनल बेसिल्स यानी कि शुक्राशय। ये यहाँ पे कुछ अखरोट नुमा संरचना यानी कि बाल्ब की तरह दिख रहा है, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे। ये जो ग्रंथि टाइप में दिख रही है, गोल गोल जो ग्रंथि दिख रही है, इसे काउपर ग्लैंड बोलेंगे। ये जो आपको बेलनाकार दिख रहा है ये होता है पेनिस। पेनिस के अंदर जो नली, पेनिस के अंदर जो नली दिख रही है उसे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा बोलेंगे यानी कि मूत्र विसर्जन नली। अब आपको ये जो कुंडली नुमा संरचना दिख रही है, ये वाली, ये हल्की सी कुंडली नुमा संरचना दिख रही है, ये होती है एपिडिडायमिस यानी कि अधिवृषण। इसे हिंदी में बोलेंगे अधिवृषण। ये जो गोल गोल दिख रहा है यानी कि जिसका ये आकार गोल होता है इसे कहते हैं टेस्टिस यानी कि वृषण बोलेंगे। वृषण के बाहर जो ये दिख रही है यानी कि जो ये त्वचा होती है, रोम युक्त त्वचा होती है, जो आपको ये राउंड यानी कि बड़े गोल में दिख रही है उसे कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम बोलेंगे। चित्र का पूरा नामांकन हो गया। नामांकन आपको अच्छे से याद करना है। अब हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे, किसका क्या कार्य होता है और कौन किस चीज का निर्माण करती है। सबसे पहले हम जानेंगे टेस्टिस। जैसे कि फीमेल बॉडी में 2 ओवरी पाई जाती हैं। फीमेल बॉडी में कितनी? 2 ओवरी होती हैं। उसी प्रकार मेल बॉडी में 2 टेस्टेज भी पाए जाते हैं। टेस्टेज की संख्या होती है कितनी? 2। इसका आकार, टेस्टेज का आकार होता है, टेस्टेज की लंबाई होती है 2 से यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। टेस्टेज की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर। टेस्टेज की चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टेज की चौड़ाई हो गई 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, लंबाई। ठीक है। अब हम जानेंगे इसका भार। जो टेस्टेज होते हैं इसका भार कितना होता है यानी कि ये कितने ग्राम का होता है। इसका भार होता है 10 से 15 ग्राम। 10 से 15 ग्राम, लगभग में 10 से 15 ग्राम होता है इसका आयतन। मेल बॉडी में जो ये नलिका दिख रही है यानी कि ये नलिका हो गई एपिडिडायमिस, अधिवृषण। जो ये राउंड आकार का दिख रहा है गोल गोल, ये हो गया टेस्टिस। अब इसमें इसका कार्य क्या होता है? इसके मुख्य कार्य 2 होते हैं।
इसके मुख्य कार्य दो होते हैं, यानी कि यहाँ से शुक्राणु बनते हैं, यहाँ से शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वह शुक्राणु को निर्माण होता है टेस्टिज। टेस्टिज यानी कि वृषण एक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, एक हार्मोन्स को निकालते हैं जो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करते हैं यानी कि निकालते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कारण हम पता कैसे करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है? ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। मेल में जो कि उसका डहाड़ी का आना, आवाज़ का भारी हो जाना और छाती में चौड़ापन का आ जाना आदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का एक मुख्य कारण और होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का एक मुख्य कारण होता है जब कोई मेल अपनी प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाता है, यानी कि 14 से 15 साल के बीच में पहुंच जाता है, तब वो मेल फीमेल की ओर अट्रैक्टिव होने लगता है, यानी कि आकर्षित होने लगता है। अगर मानिए किसी मेल के टेस्टेज किसी कारणवश निकल जाते हैं, यानी कि किसी कारणवश नष्ट हो जाते हैं, तब उसमें टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स नहीं निकलेगा, यानी कि टेस्टेज नहीं होंगे तो उसमें हार्मोन्स नहीं बनेगा। हार्मोन्स ही नहीं बनेगा तो निकलेगा कहाँ से? अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बना तब वो फीमेल की ओर अट्रैक्टिव नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई भी इच्छा जागृत नहीं होगी, इसलिए उसे नपुंसक कहा जा सकता है। टेस्टेज में कुछ वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। वृषण पालिकाओं में 2 या 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से पहली कोशिका होती है नर जनन कोशिका। जानेंगे नर जनन कोशिका क्या कार्य करती है? नर जनन कोशिका का कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। यही कोशिका होती है जिसमें शुक्राणु बनते हैं। दूसरी होती है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिका का कार्य होता है जो शुक्राणु बने उसको पोषण प्रदान करना, यानी कि शुक्राणु बन तो गए, अब उसका पोषण कौन करेगा, न्यूट्रिशन कौन करेगा? ये सर्टोली कोशिका करती है तथा इसको शुक्राणु को सहायता भी प्रदान करती है और सुरक्षा भी देती है। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसे नर्स कोशिका कहा जाएगा। सर्टोली कोशिका को ही नर्स कोशिका बोला जाएगा। जिस प्रकार अगर कोई बीमार हो जाता है तब वह हॉस्पिटल में पहुंचता है तो केवल डॉक्टर उसको देखता है, यानी कि नर जनन कोशिका हो गई डॉक्टर, उसने स्पर्म को बना दिया। डॉक्टर केवल पेशेंट को देखता और उसकी देखरेख कौन करते हैं? जो हॉस्पिटल में नर्स होती हैं उसकी देखरेख करती हैं, यानी कि उसको ट्रीटमेंट देती हैं, टाइम टू टाइम दवा देती हैं। उसी प्रकार सर्टोली कोशिका हो गई नर्स कोशिका। शुक्राणु बन जाते हैं और उसकी देखरेख करती है सर्टोली कोशिका या नर्स कोशिका। टेस्टिस के बारे में ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखनी है। पेपर में पूछे जाने वाली मुख्य बातें हैं जो मैंने यहाँ पे बताई, वो पेपर में आपको जरूर पूछी जाएंगी। इसमें जो लीडिंग कुछ शुक्राणु नलिकाएं मिल करके एक लीडिंग कोशिका बनाती हैं। लीडिंग कोशिका का निर्माण होता है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है।
लीडिंग कोशिका होती है उसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनता है। ठीक है, अब हम जानेंगे ये स्क्रोटम, वृषण कोश। वृषण कोश के बारे में जानेंगे। टेस्टिस के बाहर जो त्वचा होती है वो कुछ रोम युक्त होती है, यानी कि इसमें यहाँ पे कुछ रोम पाए जाते हैं। टेस्टिस के बाहर जो त्वचा होती है वो रोम युक्त होती है तथा टेस्टिस को चारों ओर से घेरे रहती है, यानी कि आवरण किए रहती है। इसका मुख्य कार्य होता है, स्क्रोटम का मुख्य कार्य होता है जब सर्दी आ जाती है, यानी कि जब ठंडी पड़ने लगती है तब यह त्वचा स्क्रोटम त्वचा सुकड़ करके सुकड़ करके थोड़ी मोटी हो जाती है, सुकड़ करके मोटी हो जाती है और जो टेस्टिस होता है इसका आकार छोटा थोड़ा सा घट जाता है, इसका आकार छोटा सा घट जाता है और ये ह्यूमन मतलब जो बॉडी होती है उसके ऊपर थोड़ी सा खिसक जाता है, उसके ऊपर की ओर थोड़ा सा खिसक जाए। जब ये त्वचा मोटी होगी, ये छोटा होगा तो कुछ ऊपर की ओर खिसक जाएगी। जब गर्मी आ जाती है, यानी कि जब गर्मियों का मौसम आ जाता है, गर्मी पड़ने लगती है, तब ये त्वचा जो ये स्क्रोटम होती है तब ये त्वचा कुछ पतली हो जाती है, यानी कि इसमें सर्दियों में कुछ मोटी हो जाती है और गर्मियों में कुछ पतली हो जाती है। और ये खिसक करके ह्यूमन बॉडी से मतलब जो थैलीनुमा संरचना होती है, तो टांगों के बीच लटकती हुई दिखती है। थैलीनुमा संरचना दोनों टांगों के बीच लटकती हुई ऐसी लटकती हुई दिखाई देती है। ये कुछ टेस्टिस खिसक करके कुछ नीचे आ जाता है ताकि इसको टेम्परेचर उसको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अब ये ह्यूमन बॉडी यानी कि अब ये बाहर क्यों होते हैं, मानव शरीर के कुछ बाहर क्यों होते हैं? भाग तो उसी का होता है, मानव शरीर का ही भाग होता है, लेकिन वो बाहर की ओर बाहर लटकते हुए होते हैं क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे कुछ कम, यानी कि 2 से 3 डिग्री सी टेम्परेचर कम की आवश्यकता पड़ती है। शुक्राणु बनने के लिए ह्यूमन बॉडी से 2 से 3 डिग्री सी कम तापमान, यानी कि कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि शुक्राणु का निर्माण अच्छे ढंग से हो सके, शुक्राणु डेड ना हो। अब ये तो हो गई शुक्राणु की बात। यहाँ पे टेस्टिस में शुक्राणु बन के तैयार हो गया और ये सुरक्षा प्रदान यानी कि बाहरी आवरण होता है इसका स्क्रोटम का। अब आते हैं ये जो संरचना दिख रही है, एक कुंडलीनुमा संरचना दिख रही है कुछ, इसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं, यानी कि अधिवृषण कहा जाएगा। इसमें जब शुक्राणु बन के तैयार हो गया, अब इसमें शुक्राणु बन के परिपक्व होगा, बस शुक्राणु बस गया। अब ये नलिका है जो इसमें परिपक्व होगा, यानी कि इसमें पूर्ण रूप से तैयार होगा कि वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा कर के अंडाशय से फर्टिलाइज हो सके, फर्टिलाइज होकर के बेबी का निर्माण कर सके। यहाँ पे शुक्राणु परिपक्व होगा, जहाँ पर परिपक्व होता है उसे एपिडिडाइमिस कहा जाएगा। आपको अब जी ये नलिका दिख रही है, कुछ लंबी सी कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी नलिका दिख रही है, ये एपिडिडाइमिस का कुछ भाग होता है, एपिडिडाइमिस का ही ये भाग होती है जिसमें शुक्राणु यहाँ पर परिपक्व होकर के शुक्राणु बेज डिफरेंस में जाते हैं, यानी कि शुक्र वाहिनी में पहुँचते हैं। शुक्र वाहिनी में पहुँचने से यहाँ पर कुछ तरल पदार्थ यानी कि स्पर्म में कुछ फ्लूइड मिल जाता है, कुछ तरल पदार्थ मिल जाता है जिससे शुक्राणु को गति करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती। जब स्पर्म यहाँ से निकला तब वह कुछ गहरा होता है, वो कुछ गहरा होता है, इसलिए वह अच्छे से गति नहीं कर पाता,
अच्छे से गति नहीं कर पाता। जैसे ही इस नलिका में शुक्रवाहिनी नलिका में पहुंच जाता है, शुक्रवाहिनी नलिका में पहुंचते ही उसमें कुछ फ्लूइड ऐड हो जाता है, जिससे स्पर्म सीमेन में बदलना प्रारंभ हो जाता है। इससे वह अच्छे से गति करता हुआ शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिल्स में स्थिर हो जाता है। और एक बात, ये बेस डिफरेंसेस होती है, यहाँ पर कई महीनों तक वीर्य स्टोर रहता है, यानी कि वीर्य का स्टोरेज भी यही करती है। शुक्राशय में वीर्य पहुंच जाता है, शुक्राशय में 60% क्षारीय पदार्थ मिल जाता है, जिससे स्पर्म और वो पदार्थ यानी कि स्पर्म और फ्लूइड मिल करके यानी कि वीर्य और तरल पदार्थ वीर्य नहीं, स्पर्म, शुक्राणु और तरल पदार्थ मिल करके सीमेन का निर्माण करते हैं। जो सीमेन होता है उसी को ही वीर्य कहा जाएगा। यहाँ पर सीमेन का निर्माण हो जाता है, कुछ सीमेन में 60%, इसमें शुक्राशय में सीमेन 60% पाया जाता है। यहाँ पर कुछ क्षारीय पदार्थ ऐड हो जाता है, यहाँ पर शुक्राशय में कुछ क्षारीय पदार्थ मिल जाता है। क्षारीय पदार्थ मिलने का काम क्या हो सकता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वजाइना होती है उसमें कुछ अम्लीयता पाई जाती है। उसको नष्ट करने के लिए या अम्लीयता को कम करने के लिए क्षारीय पदार्थ मिल जाता है, जिससे क्षारीय पदार्थ मिलने से शुक्राणु को नष्ट होने से रोका जा सकता है, यानी अधिक से अधिक संख्या में शुक्राणु वजाइना में पहुंच सकते हैं। अब ये जो होती है काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड कार्य क्या करती है? काउपर ग्लैंड से पहले हम पढ़ेंगे प्रोस्टेटिक ग्लैंड। प्रोस्टेटिक ग्लैंड का कार्य क्या होता है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड की संरचना होती है एक अखरोट के आकार की। जैसे ऐसे अखरोट खुलता है उसी आकार की यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है। धोखे से नहीं छूटा, ये ऐसा होता है, संरचना पाई जाती है। जब कोई मेल उत्तेजित अवस्था में होता है और उसका सीमेन बाहर निकल रहा होता है, तब ये वाल्व यहाँ पर बंद हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, जिससे मूत्र नहीं निकल सकता, यानी कि यूरिन बाहर नहीं आ सकती। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा होता है कि यहाँ पर एक वाल्व होता है, वाल्व कार्य करता है, एक ही चीज बाहर आएगी, या तो यूरिन बाहर आएगी या तो सीमेन बाहर आएगा। प्रोस्टेटिक ग्लैंड का यही वर्क होता है। अब आते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड क्या कार्य करती है? जब कोई मेल उत्तेजित अवस्था में होता है, तब इसमें 1 या 2 बूंद, कितनी? 1 या 2 बूंद यहाँ से निकल करके यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा से ही यूरिन बाहर आती है, इसलिए वहाँ यूरेथ्रा कुछ अम्लीय हो जाता है। उसकी अम्लीयता को नष्ट करने के लिए 1 या 2 बूंद क्षारीय पदार्थ निकालता है। अम्लीयता भी नष्ट हो जाती है और ये नलका थोड़ी चिकनी भी हो जाती है, जिससे सीमेन को बाहर आने में यानी कि गति करने में कोई भी कठिनाई ना हो। अब आते हैं पेनिस। पेनिस क्या होता है? पेनिस एक ह्यूमन बॉडी की यानी कि मेल बॉडी का बेलनाकार अंग होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह बेलनाकार अंग होता है, जिसकी लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर होती है। पेनिस की लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर होती है। इसका मुख्य कार्य होता है
इसका मुख्य कार्य होता है जो सीमेन बना, सीमेन परिपक्व होकर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया, अब वह फर्टिलाइज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका मुख्य कार्य होता है फीमेल बॉडी की वेजाइना में इंटर करके जो सीमेन बना है उसको वहीं पर छोड़ना। फीमेल बॉडी की वेजाइना में पेनिस इंटर करके जो सीमेन बना है उसको वहीं पर छोड़ देता है। उसके आगे का कार्य हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझाया था। अगर आपको देखना है यानी कि उसके बाद ये स्पर्म कार्य क्या करता है, अगर उसको समझना है तो हमारा वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख सकते हैं। इससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सीमेन अंदर जा कर के वर्क क्या करता है। अब ये होती है, ये जो नाल दिख रही है ये होती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का वर्क होता है इससे यूरिन का बाहर आना। यूरेथ्रा से यहाँ से होती हुई यूरिन बाहर आ जाती है। यूरेथ्रा से यूरिन का बाहर आना और होता यूरेथ्रा का ही कार्य होता है परिपक्व सीमेन को भी बाहर लाना। इसी नलिका द्वारा सीमेन बाहर आता है और इसी नलिका द्वारा यूरिन भी बाहर आती है। ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो समझ में तो आया ही होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, हम इसको बताने की और अच्छी कोशिश करेंगे, यानी को इसको और सरल ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। अब हम जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या अंतर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में जानेंगे डिफरेंट क्या होता है, यानी कि अंतर क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले वीडियो में हमने अच्छे ढंग से बताए थे इनका कार्य क्या होगा। अब ये जो अभी यूरेथ्रा होती है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में केवल एक ही नली होती है जिससे यूरिन भी निकलती है और शुक्राणु भी निकलते हैं, यानी कि सीमेन भी निकलता है। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं होता। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, उनके अलग अलग नलिकाएं होती हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।